दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है उदारवादी, जो कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वालों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से बीए कर रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कि इनके क्या क्या उद्देश्य है। उदारवादी के सिद्धांत की परिभाषा कर सकेंगे। मतलब आप इस उदारवादी को पढ़कर आप इसके सिद्धांतों की परिभाषा कर पाएंगे, इसकी विशिष्टताओं का वर्णन की कर पाएंगे। मतलब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उदारवादी की, इसका आप वर्णन कर पाएंगे और विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा कर पाएंगे। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि किन किन अवस्थाओं से होकर उदारवाद का उदय हुआ है और इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो उदारवाद है वो एक राजनीतिक विचारधारा है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राजनीतिक विचारधारा होता क्या है। तो राजनीतिक विचारधारा क्या है, इसके बारे में इस इग्नू के नोट से पढ़ेंगे। तो राजनीतिक विचारधारा क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में विचारधारा शब्द का प्रयोग दो संदर्भों में किया जाता है। मतलब राजनीतिक विचारधारा में दो अर्थों के रूप में राजनीति विचारधारा का प्रयोग किया जाता है। प्रथम क्या होता है, मतलब पहला, कि यह एक विचारों का समूह है जिसमें विशेष लोग या समूह, पार्टी, राष्ट्र शामिल होते हैं। इस कथन का अर्थ क्या हुआ कि विचारधारा क्या होता है, एक ऐसे लोगों का समूह होता है जिसमें पार्टी या तो राष्ट्र शामिल होता है। इनका परीक्षण नहीं किया जा सकता, मतलब जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया हो। इसमें क्या होता है कि सभी के विचार एक समान मिलते हैं, विचारों से मिलकर पार्टी का निर्माण होता है और वे एक साथ मिलकर पार्टी को चलाते हैं। ये हो गया। और दूसरा कथन क्या बोलता है कि दूसरा कथन इसमें बोलता है, इसमें विचारों को विज्ञान के माध्यम से निर्धारित कर, जिसमें विभिन्न विचारों की समीक्षा की जाती है, मतलब रिव्यू किया जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि विचार को किसी व्यक्ति ने विचार दिया, उसको आप वैज्ञानिक तरीके से उसका रिव्यू करके आप ये देखेंगे कि वो जो विचार दिया गया है क्या वो सही है, और अगर सही है तो वो किस प्रकार का सही है, और अगर उसमें कोई खामी है तो वो किस प्रकार की उसमें विकृति को ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में उसको बताया जाता है। तो किस प्रकार से वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, इन सब का परीक्षण किया जाता है। ये सेकंड राजनीतिक विचारधारा का दूसरा संदर्भ ये हमने जाना। अब हम देखते हैं कि उदारवादी एक राजनीतिक विचारधारा है, जैसे कि समाजवाद है, फांसीवाद। आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आप आगे पढ़ेंगे समाजवाद, फांसीवाद, राष्ट्रवाद, इन सब के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। उदारवादी एक राजनीतिक विचारधारा है और इसी प्रकार से समाजवाद है, फांसीवाद है, राष्ट्रवाद है। तो उदारवाद का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ, हम देखेंगे कि उदारवाद का जन्म हुआ यूरोप में पुनर्जागरण और सुधार के परिणाम स्वरूप हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण कब हुआ, इसके बारे में आप अगले सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं, जैसे कि वेस्टफेलिया की ट्रीटी कब हुई, राष्ट्र राज्य का निर्माण कहाँ हुआ, इन सब के बारे में आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो इसी दौरान जो है 14 शताब्दी से लेकर 17 शताब्दी के बीच आपको यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। इन्हीं के बीच जो क्या बोलते हैं उदारवादी विचारधारा का उदय हुआ इसके माध्यम से। अब उदारवादी विचारधारा का उदय हुआ तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, जो फोकस पॉइंट क्या है उदारवादी का, इसमें ये है फोकस पॉइंट कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। उदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। अब अगर एक व्यक्ति है, उसको फ्री ट्रेड मुक्त रूप से व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी जाए तो क्या होगा कि एक प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था लागू हो जाएगी। ये भी आप आगे पढ़ेंगे, मार्क्सवाद जब पढ़ेंगे आप तो इसमें पूंजीवाद और समाजवाद ये सब आपके जब आगे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सब्जेक्ट के हिसाब से आप आगे पढ़ेंगे तो पूंजीवाद के बारे में आप जानेंगे क्या होता है पूंजीवाद। तो उसमें ये होता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की छूट दी जाती है, जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस प्रकार से पूंजीवाद वर्ग का उदय होता है।
तो स्वाभाविक सी बात है कि जब उदारवादियों का उद्भव हुआ तो उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, जिससे आगे चलकर पूंजीवादी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। और 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान जब 1600 के दौरान जब सामंती व्यवस्था का जन्म हो रहा था। सामंती व्यवस्था क्या है? एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें मतलब किसानों से कर लिया जाता था और कर को इकट्ठा करने के लिए एक सामंत की व्यवस्था की जाती थी। जैसे कि आजकल देखते हैं कि जमींदार उससे उससे पहले मतलब जमींदार हुआ करते थे, उसके बाद भी उसी प्रकार से एक सामंती व्यवस्था थी जिसमें कि राजस्व इकट्ठा करने के लिए राजा के द्वारा या जो भी हेड ऑफ द स्टेट है उसके द्वारा सामंती व्यवस्था का निर्माण किया गया था, जिसके द्वारा जमीनी स्तर पर किसानों से कर इकट्ठा कर राजा को दिया जाता था। तो इस प्रकार से मतलब सामंती व्यवस्था का उदय हुआ उदारवाद की विचारधारा के उदय से, और राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। राष्ट्र राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आप पढ़िएगा, इसमें मतलब आपको समझ आ जाएगा। राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई और जिसमें राजा सर्वसत्ताधारी था। सर्वसत्ताधारी था का मतलब क्या होता है कि राजा के पास सभी प्रकार की शक्तियाँ थी। क्या क्या शक्तियाँ थी? राजा न्याय कर सकता था, राजा कोई कानून बना सकता था, और राजा उस कानून को लागू भी कर सकता था। मतलब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये तीनों पावर जो थे राजा के पास थे। सर्वसत्ताधारी था मतलब उससे ऊपर और कुछ नहीं था राजा से ऊपर। तो उदारवादियों ने प्रारंभ में पद सोपान क्रम का क्या अर्थ होता है कि जैसे कि आप कोई भी विभाग में चले जाइए, जैसे कि आप पुलिस विभाग में चले जाइए, एसपी के नीचे डीएसपी, ऐसा जो पद सोपान होता है, एक के नीचे एक, नीचे से जाकर सबसे नीचे क्लर्क, क्लर्क के बाद प्यून, ये होता है पद सोपान क्रम। और विशेषाधिकार प्राधिकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शित किया। मतलब उदारवादियों ने क्या किया? पहले पद सोपान क्रम और विशेषाधिकार प्राधिकार, प्राधिकार मतलब अथॉरिटेरियन जो होता है ना, जिसके पास अधिकार होता है, उसके विरुद्ध, मतलब पद सोपान क्रम और विशेषाधिकार के विरुद्ध, इन दोनों के विरुद्ध उदारवादियों ने आरंभ में विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले उदारवादियों ने क्या किया? राजतंत्र से मुक्ति पाना चाहा। राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र ये होता है कि कोई राजा बना, जैसे कि राजा का बेटा फिर राजा बना, राजा का बेटा फिर राजा बना, ये हो गया राजतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है कि जनता के द्वारा वोट डाला गया और उसके प्रतिनिधि शासन करते हैं, जिसमें जनता की सहभागिता होती है जिस तंत्र में, वो लोकतंत्र कहलाता है। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र होता है। तो इसमें फिर ये राजतंत्र से मुक्ति पाना चाहते थे उदारवादी जो है। अब आगे क्या होता है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति करना राज्य के प्राधिकार को चुनौती देना। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि व्यक्ति या व्यक्तिगत स्वतंत्रता आप देते हैं तो राज्य के प्राधिकार को चुनौती देना। किस प्रकार से देंगे? जैसे कि आपने व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया तो राज्य के अधिकार क्षेत्र से वो बाहर हो जाएगा। वो आप मतलब उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर पाओगे। राज्य जो है उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर पाएगी अगर व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दे दिया जाए। तो क्या यही तो राज्य के प्राधिकार को चुनौती देना हुआ। और उदारवादी प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग करते हैं। मतलब उदारवादी चाहते हैं कि बौद्धिक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र हो, सामाजिक रूप से हो, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक। ठीक है। और जैसे कि बौद्धिक रूप से स्वतंत्रता क्या है कि व्यक्ति सोच सकता है कोई भी चीज और अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। सामाजिक रूप से क्या होता है कि व्यक्ति समाज में रहता है, उस समाज में उसको प्रतिष्ठा प्राप्त हो। धार्मिक रूप से स्वतंत्रता अर्थात व्यक्ति को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्रता मतलब वह अपने संस्कृति का बढ़ावा कर सके। राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति को ये अधिकार होना चाहिए कि व्यक्ति जो है अपना वोट
डालकर अपने प्रतिनिधि को ऊपर तक पहुंचाए। और आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अपने जीवन के निम्नतम आवश्यकताओं को पूरा कर सके। निम्नतम आवश्यकता मतलब उसको भोजन की जरूरत को पूरा कर सके अपनी। इस प्रकार से मतलब इतने स्वतंत्रताओं के मांग करता है उदारवादी। अब उदारवादी में क्या होता है कि इसमें स्वतंत्रता के दो भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य हो जाते हैं। उदारवादी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है ना, तो इसमें दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक तो होता है नकारात्मक स्वतंत्रता को सपोर्ट करता है और एक सकारात्मक स्वतंत्रता को सपोर्ट करता है। तो जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो पूरा उदारवाद के रूप में जाना जाता है, मतलब पुरातन उदारवाद के रूप में। इसमें क्या बोलता है कि व्यक्ति और राज्य के बीच में जो स्वतंत्रताएं हैं, संबंधित समस्या जो कि स्वतंत्रताओं से संबंधित हैं, वो राज्य और व्यक्ति के बीच में है। मतलब राज्य और व्यक्ति के बीच में स्वतंत्रता किस प्रकार की होनी चाहिए, ये दोनों बात करते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक वाले। तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता स्वतंत्रता का नकारात्मक या पुरातन आयाम लंबे समय तक प्रबल रूप से प्रभावी रहा, विशेषकर पुरातन युग के दौरान राज्य के निम्नतम स्तर पर हस्तक्षेप। तो मतलब ये बोलता है नकारात्मक स्वतंत्रता कि व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए और राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होना। राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है कि राज्य किसी भी कार्य में, व्यक्ति के किसी भी कार्य में दखल न दे। राज्य का कार्य सिर्फ इतना है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखे, रक्षा करे, विदेशी आक्रमण से रक्षा करे और राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखे। ये राज्य के न्यूनतम स्तर पर हस्तक्षेप हो गया, मतलब बाकी कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। नकारात्मक और सकारात्मक उदारवादी एक दूसरे से भिन्नता बनाए रखते हैं अथवा भिन्न स्थितियों में पूर्वोत्तर स्वतंत्रता का हस्तक्षेप या बाधा डालने की अनुपस्थिति या सत्ताधारी से स्वतंत्रता की मांग करते हैं। अब उदारवादी क्या बोलते हैं कि जो भी बाधा डालने वाली, स्वतंत्रता में जो भी बाधा आती है उन सब को हटा दिया जाए और उनको स्वतंत्रता दिया जाए। और जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या बोलता है कि व्यक्ति जो है नैतिक है, व्यक्ति अपना स्व विकास कर सकता है। स्व वास्तविकता को मतलब सपोर्ट करते हैं इन लोग कि व्यक्ति रैशनल है, मतलब उसके पास तार्किक है, वे अपना विकास स्वयं कर सकते हैं। उनको इतनी स्वतंत्रता दी जाए कि वे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन न कर सकें। ये बोलती है सकारात्मक स्वतंत्रता। मतलब आप व्यक्ति को स्वतंत्र तो कीजिए, लेकिन जो है उस पर कुछ लिमिटेशन भी लगाइए। ये सकारात्मक स्वतंत्रता बोलता है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो उदारवादी के सिद्धांत का अन्य राजनीतिक विचारधाराओं की तुलना में लंबा इतिहास रहा है। राजनीतिक विचारधारा, जितने भी राजनीतिक विचारधारा हैं उनमें से मतलब ऐसा कंपेयर करेंगे तो उदारवादी जो विचारधारा है वो मतलब बहुत पुराना विचारधारा है। इसको लगभग 3000 वर्षों से अधिक इतिहास में मौजूद रहा है और कुछ लोगों ने दावा किया है कि ये इससे भी अधिक प्राचीन विचारधारा है। हालांकि इसमें मतलब प्राचीन ग्रीक के इतिहास में इसके साक्ष्य मौजूद हैं। सबसे पहले स्वशासन की चिंगारी आरंभ हुई थी, क्योंकि ग्रीक में जो है ना स्वशासन की जो रणनीति है, मतलब स्वशासन जो वहीं से प्रारंभ हुआ ग्रीक में। और दार्शनिक और राजनीतिक स्रोत थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के सामाजिक संविदा सिद्धांत पर प्रत्यक्ष रूप से देखे जाते हैं। थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक कौन है? थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक है उदारवादी विचारक। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जॉन लॉक के विचार क्या क्या हैं उदारवाद के क्षेत्र में, हॉब्स के विचार क्या क्या हैं, जेरमी बेंथम कौन है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, ये सब आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। तो जो जॉन लॉक हैं वो उदारवाद के जनक के रूप में माने जाते हैं और इन्होंने ही उदारवाद की शुरुआत की अध्ययन विषय के रूप में। और जेरमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद के परिप्रेक्ष्य को विकसित किया। ये देखिए आपका मतलब ये एमसीक्यू क्वेश्चन में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उदारवाद का जनक कौन था? जॉन लॉक। जेरमी बेंथम कौन है? उपयोगितावाद का जनक।
ठीक है। और इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने सबसे समर्थ के अस्तित्व के सिद्धांत के माध्यम से विचार व्यक्त किया। सबसे समर्थ का अस्तित्व के सिद्धांत मतलब जो सबसे समर्थ व्यक्ति है उसी का अस्तित्व रहता है। हर्बर्ट स्पेंसर का यही सिद्धांत है। हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ तक बोलते हैं कि राज्य को केवल नागरिकों का रक्षा करना चाहिए, विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना चाहिए। राज्य का कोई अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति के स्वतंत्रताओं को लिमिट करे या तो उनसे कर संग्रहण करे। ये राज्य का कोई अधिकार नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर का विचार इस प्रकार है। थॉमस पेन ने अपने विचार को राज्य के आवश्यक किंतु घृणित इकाई कहा है। थॉमस पेन क्या बोलते हैं राज्य के विचार के बारे में? थॉमस पेन मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक तत्व है। व्यक्ति के जीवन में राज्य एक आवश्यक तत्व है, किंतु ये घृणित इकाई है। घृणित इकाई का मतलब ऐसा आवश्यक तत्व, मतलब जरूरी तो है लेकिन ये घृणित इकाई है। और डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, थॉमस रॉबर्ट मसल्स आदि विद्वान जो हैं वे आर्थिक स्वतंत्रता के लिए एक वैचारिक आधार उपलब्ध करवाया था। एडम स्मिथ तो आप जानते ही हैं, वेल्थ ऑफ नेशन की रचना की जिन्होंने 1776 में, जो कि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। डेविड रिकार्डो एक फेमस पॉलिटिकल थिंकर, थॉमस रॉबर्ट माइथल्स, इन सब विद्वानों का नाम अगर आप अपने आंसर में मेंशन करते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अब हम देखते हैं उदारवादी सिद्धांत, परिभाषा और चिंतक। उदारवादी सिद्धांत किस प्रकार से रहता है? तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका फोकस पॉइंट, केंद्र बिंदु क्या रहता है? स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। उदारवादी सिद्धांत का मतलब केंद्र बिंदु व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। उदारवादी राजनीति का एक सिद्धांत जो सबसे पहले लोक नीति के निर्माण में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। उदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है। और स्वतंत्रता इस अर्थ में अवरोधों को स्वतंत्रता दिलाना, विशेषकर एक अधिनायकवादी राज्य के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से मुक्त दिलाना। अधिनायकवादी राज्य क्या होता है? अधिनायकवादी राज्य ये होता है कि एक राज्य है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट तो है, मतलब राज्य का प्रमुख तो है, लेकिन वे किसी से भी बिना सलाह किए अपने आप मतलब कोई भी नियम बना देना जो व्यक्तियों को पसंद आए चाहे मत आए। मतलब अधिनायक तंत्र के रूप में वो शासन करता है। वो अधिनायकवादी राज्य के रूप में लगाए गए प्रतिबंध, अधिनायकवादी राज्य जो अगर प्रतिबंध लगा रहा है तो उससे उसको मुक्ति चाहिए। ये बोलता है स्वतंत्रता, मतलब लिबर्टी जो है। उदारवादी यही विचार बोलते हैं। अब देखते हैं कि 1995 में बैरी के अनुसार एक उदारवादी स्पष्टीकरण और मूल्यांकन दोनों को स्वीकार। बैरी जो है एक पॉलिटिकल थिंकर हैं और उनके अनुसार उदारवादी क्या है? स्पष्टीकरण, मूल्यांकन दोनों को स्वीकार किया है। मतलब उदारवादी मानते हैं कि घटनाओं का स्पष्टीकरण हो और घटनाओं का मूल्यांकन हो। ये दोनों चीज़ों को मतलब सपोर्ट करते हैं बैरी, जो कि उदारवादी विचारक है। अब हम सामाजिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं जिसमें आर्थिक, विधिक और राजनीतिक घटनाएं शामिल हैं। आर्थिक घटनाएं क्या होती है? जैसे कि मैंने बताया कि जो भी घटनाएं अर्थव्यवस्था या पैसे से संबंधित हो वो आर्थिक घटनाएं। विधिक घटनाएं क्या होती हैं? विधिक घटनाएं वही होती है जो कानूनी रूप से संबंधित हो, विधिक घटनाएं। राजनीतिक घटनाएं क्या होती हैं? जो आपके राजनीतिक रूप से संबंधित हो। उदारवादी का मत, एक राज्य एक आवश्यक बुराई है। उदारवादी का मत क्या होता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य मतलब आवश्यक भी है और बुराई भी है। उदारवादी का मत यही रहता है। उदारवादी ये मानते हैं कि राज्य आवश्यक भी है और बुराई भी है। उदारवादी राज्य को एक साधन के रूप में देखता है। राज्य को एक साधन के रूप में देखता है। व्यक्ति क्या है? साध्य है। साधन के माध्यम से वो साध्य को प्राप्त करता है। साध्य और साधन क्या होता है? साध्य और साधन, साधन मतलब आप जैसे कि आपको कहीं जाना है, मतलब आपको चाहिए कि आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें, तो गवर्नमेंट जॉब क्या हो गया? आपका साध्य हो गया। साधन किस प्रकार से आप प्राप्त करेंगे? साधन क्या होता है? आप उसको किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? आप कोचिंग का सहारा लेंगे, ये हो गया आपका साधन।
ठीक है, और इस पे मतलब राज्य की आबाद सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। जॉन लॉक के अनुसार ये 6 सिद्धांत दिए गए हैं। जॉन लॉक बोलते हैं कि पुरुष और महिला एक तार्किक रचना है, मतलब रैशनल, पुरुष और महिला एक तार्किक रचना है, मन के आधार पर किया गया, और व्यक्ति को अपने हित और सामान्य हित में कोई मूल विरोधाभास नहीं होता। सामान्य हित और अपने हित, सामान्य हित का मतलब क्या होता है कि आप एक ग्रुप में रहते हैं, उस ग्रुप के लोग जैसा सोचते हैं अपने हित के बारे में, वो हो गया सामान्य हित। और व्यक्ति का अपना हित क्या होता है, वो व्यक्ति कैसा सोच रहा है, वो उसका हित हो गया। पुरुष एवं महिला का जन्म कुछ प्राकृतिक अधिकारों के साथ होता है। प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं? जीवन की स्वतंत्रता और प्रॉपर्टी की स्वतंत्रता और निवास करने की स्वतंत्रता, ये सारी चीज मतलब प्राकृतिक अधिकार हैं। नागरिक समाज और राज्य कृत्रिम संस्थाएं हैं जिनको व्यक्ति ने सामान्य हित संरक्षण सेवा के लिए बनाया है। उदारवादी साध्य बनिस्पत उत्पाद की प्राथमिकता में विश्वास करता है। उदारवादी साध्य बनिस्पत का मतलब क्या होता है? देन मतलब कंपेयर कर रहा है वो, कि प्राथमिक विश्वास में प्राथमिकता उसकी विश्वास करता है, मतलब उत्पादन में विश्वास करते हैं। उदारवादी समाज सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ठीक प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र की खोज उदारवादी विचारधारा का सिद्धांत है। उदारवादी विचारधारा का सिद्धांत क्या क्या है? कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए, समानता दिया जाना चाहिए, व्यक्ति के साथ न्याय हो और लोकतंत्र हो। ये सब उदारवादी विचारधारा के सिद्धांत है। और छठवां सिद्धांत क्या बोलता है? कि उदारवादी व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रताओं को उन्नत करता है। उसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? जैसे कोई मीडिया है, वो बोल सकता है, बोलने की स्वतंत्रता ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने बात को किस प्रकार से बोलेंगे, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसके बाद संस्था बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, गतिविधियां का अधिकार सम्मिलित है तथा कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं को कठोरता से लागू करता है। ये 6वें पॉइंट में जितने ज़्यादा मतलब इतने पॉइंट जो दिए हुए हैं वे भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में इनका उल्लेख है। आप एक बार उनको भी देख सकते हैं। ये उदारवादी सिद्धांत हैं। उसके बाद उदारवादी जो है, उदारवादी सिद्धांत का विकास 2 दिशा निर्देश के अनुसार हुआ। अब फिर जो उदारवादी हैं वो 2 भागों में बढ़ गए। एक तो व्यक्तिवाद का सपोर्ट किए और एक उपयोगितावाद का सपोर्ट किए। व्यक्तिवाद पर व्यक्ति का तार्किक रचना के रूप में प्रकाश डालता है, मतलब वो व्यक्ति को फोकस करता है। वो बोलता है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा मायने रखती है और स्वतंत्रता, उसकी मौजूदगी, उसका निर्णय संपूर्ण मान्यता दी जानी चाहिए। वो मतलब व्यक्ति को बल देता है। इसके समर्थक कौन कौन थे? जॉन लॉक थे, एडम स्मिथ। जॉन लॉक और एडम स्मिथ व्यक्तिवादी विचारधारा थे, जो कि उदारवादी व्यक्तिवादी थे। और दूसरी ओर उपयोगितावादी कौन होते हैं? उपयोगितावादी सिद्धांत का, जैसे कि मैंने पहले बताया, उपयोगितावादी के प्रतिपादक जर्मी बेंथम है। बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया। इसमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख एवं खुशियों का ध्यान दिया। उपयोगितावाद का शॉर्ट में मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके लिए कोई चीज कितना उपयोगी है, ये उपयोगितावाद है। मतलब इसमें बेंथम बोलता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, मतलब समूह को फायदा होना चाहिए, ये उपयोगितावाद है। व्यक्तिवाद क्या है? कि व्यक्ति को फायदा होना चाहिए, ना कि समूह को। ये दोनों उदारवाद के 2 दिशा निर्देशों के अनुसार हुआ। अब उसके बाद हम उदारवादी सिद्धांत के चिंतक मतलब सोचने वाले, किसने क्या कहा उदारवाद के बारे में, ये हम जानेंगे। उदारवाद की प्रारंभिक व्याख्या करने वाले जॉन लॉक जैसे कि मैंने बताया उदारवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। जर्मी बेंथम जो कि उपयोगितावाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये तीनों आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लॉक उदारवाद के जनक के रूप में, एडम स्मिथ राजनीति अर्थशास्त्र के जनक के रूप में, और बेंथम उपयोगितावाद के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ये सभी विद्वान अहस्तक्षेप सिद्धांत के समर्थक थे। अहस्तक्षेप सिद्धांत का मतलब क्या होता है?
कि राज्य जो है किन्हीं भी मामलों में हस्तक्षेप ना करे। ये हस्तक्षेप के सिद्धांत है, जिसमें व्यक्ति की आर्थिक गतिविधि राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत को स्थापित करता है। वे पुरातन उदारवादी के संस्थापक हैं, जिसको नकारात्मक उदारवादी भी। अब जो जेरमी बेंथम है, एडम स्मिथ हैं, और ये जो बेंथम, स्मिथ और जॉन लॉक, इन सब को क्या बोला जाता है? नकारात्मक उदारवादी। नकारात्मक उदारवादी बोला जाता है इनको। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे चलते हैं। क्योंकि यह व्यक्ति के आपसी क्रियाकलाप के क्षेत्र में राज्य के विरुद्ध भूमिका का परिकल्पना में, ये बोलते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। राज्य बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए व्यक्ति के जीवन में। राज्य को आवश्यक एवं नकारात्मक तत्वों के रूप में देखते हैं। लॉक सहिष्णु और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल केंद्रित करते हैं। मतलब उदारवादी जो पुरातन उदारवादी कि जो लॉक है, एडम स्मिथ है, बेंथम है, ये सब क्या बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि राज्य का कोई जरूरत नहीं है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देना चाहिए। बेंथम बाजार अर्थव्यवस्था और राज्य की गतिविधियों के क्षेत्र में प्रतिबंध लगाने पर जोर देते हैं। बेंथम क्या बोलता है कि मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए। मार्केट इकोनॉमी मतलब सबको अधिकार होना चाहिए कि वे जाकर बाजार में अपना सामान बेच सकें। ठीक है, राज्य की गतिविधि के क्षेत्र में प्रतिबंध लगाने पर जोर देते हैं। मतलब राज्य कोई चीज को कंट्रोल मत कर पाए, ये बेंथम का विचार है। मिल उपयोगितावाद के विचारों में संशोधन करने के पक्ष में समान कल्याण को उन्नत करने के लिए राज्य की गतिविधियों के विस्तार के पक्ष में दावा देते हैं। अब मिल जस्ट इसके उल्टा है। मिल क्या बोलते हैं? मिल बोलते हैं कि सामान्य कल्याण को उन्नत करने के लिए राज्य की गतिविधियों को विस्तार करने के पक्ष के दावेदार हैं। मिल बोलते हैं, जेस मिल जो पॉलिटिकल थिंकर है, वे बोलते हैं कि राज्य को मतलब कंट्रोल करना चाहिए ताकि व्यक्ति और समाज का कल्याण हो सके। जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में हम देखेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल का उदारवादी विचार किस प्रकार था? जॉन स्टुअर्ट मिल जिनका जन्म 1806 में हुआ, उनके दार्शनिक आधार पर उपयोगितावाद और हस्तक्षेप के सिद्धांत को संशोधन करने के लिए अपने विचार को व्यक्त किया ताकि कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग बन जाए। जॉन स्टुअर्ट मिल ऐसे व्यक्ति हैं राजनीति सिद्धांत में जिन्होंने सबसे पहले कल्याणकारी राज्य का मार्ग का सरल बनाने के लिए मतलब कल्याणकारी राज्य बनाने की अवधारणा दी। कल्याणकारी राज्य क्या होता है कि व्यक्ति को मतलब समाज को इतना सशक्त बनाए कि वो कल्याणकारी हो, सभी का कल्याण हो, ये होता है कल्याणकारी राज्य। इसके पश्चात टी एच ग्रीन ने भी यही सिद्धांत दिया, नैतिकता के आयाम को सम्मिलित करते हुए कहा ताकि कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत उन्नत हो सके। मतलब ये बोलते हैं कि राज्य को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि बाकी व्यक्ति जो दबे कुचले लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं, क्योंकि उस टाइम जो है जॉन लॉक ने जो विचार दिया उसमें स्वतंत्र होकर सभी व्यक्तियों ने क्या किया? संपत्ति इकट्ठा करना चालू कर दिया। ठीक है, अब सभी ने संपत्ति इकट्ठा करना चालू कर दिया तो कुछ लोग ऐसे थे जो संपत्ति इकट्ठा नहीं कर पाए, वो मजदूर बन गए। तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए फिर ये जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन जैसे विचारक हैं। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी लोकतंत्र को विकास करने में सहयोग देता है, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग पूंजीवाद को बढ़ावा देने में कम किया। मतलब विश्व में दो प्रकार की विचारधारा थी, पूंजीवादी, समाजवादी। आपने शीत युद्ध के दौरान भी पढ़ा होगा, पूंजीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा। पूंजीवादी क्या होता है? पूंजीवादी होता है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, समाजवादी होता है कि राज्य कंट्रोल करे बाजार को। ठीक है, उदारवादी समानता, लाभदायक का चयन करते हैं और उसकी जिम्मेदारी लेने, व्यक्ति की योग्यता बनाने में विश्वास करते हैं। मतलब व्यक्ति योग्य होना चाहिए, ये बोलते हैं। अब उसके बाद उदारवादी द्वारा व्यक्तिवाद पर विशेष ठोस रूप से बल इमैनुअल कांट ने दिया। कांट की विचारधारा क्या थी? कांट की और रूसो की विचारधारा। कांट की स्वायत्तता इस अर्थ में समझी जानी चाहिए कि व्यक्ति बाहर के हस्तक्षेप से मुक्त होता है, जैसे कि उत्पीड़न, दबाव, धमकी, किसी भी महिला पुरुष की इच्छा आंतरिक दबाव से मुक्त होनी चाहिए। इन तर्कों के आधार पर ही कार्य करना चाहिए। कांट बोलते हैं, कांट की स्वायत्तता क्या होती है कि व्यक्ति को जो है बाहरी उत्पीड़न से मतलब बाहरी धमकी, दबाव से उसको पूर्वाग्रह, मनोभाव, इन सब से मतलब उनको मुक्त होना चाहिए। व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव ना डाले कि उनकी स्वतंत्रता का हनन हो। इस प्रकार इमैनुअल कांट बोलते हैं।
लॉक, कांट, मिल, इस प्रकार तीनों चिंतक महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने उदार परंपरा को साकार रूप प्रदान किया। और उदारवादी चिंतक के रूप में जॉन रॉल्स भी रहे हैं 20वीं शताब्दी में। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत आप पढ़ेंगे ही, जिन्होंने उदारवादी गहन चिंतन में सहयोग किया। जॉन रॉल्स के दो महान कृतियां बुक कौन कौन से हैं? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1975 जॉन रॉल्स के द्वारा रचा गया, जिसमें न्याय के बारे में वर्णन किया गया। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, लिबरलिज्म मतलब उदारवाद होता है, तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म का जो रचना की है 1993 में जॉन रॉल्स के द्वारा किया गया है। अब देखिए प्रश्न कौन से बन सकते हैं इसमें से। उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, जैसे कि हमने पहले वर्णन किया है, आप इसमें लिख सकते हैं। ये इग्नू के पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हैं। हमने देखा प्रस्तावना, जिसमें राजनीतिक विचारधारा क्या है ये हमने समझा। यूरोप में पुनर्जागरण के माध्यम से उदारवादी विचारधारा का उदय हुआ, ये हमने समझा। और सकारात्मक उदारवादी, नकारात्मक उदारवादी के बारे में हमने समझा। उदारवादी सिद्धांत की परिभाषा और चिंतक, उदारवादी सिद्धांत की परिभाषा क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि उदारवादी का बिंदु मतलब केंद्र बिंदु क्या होता है उदारवादी की, स्वतंत्रता होता है। और मैंने बताया कि उदारवादी सिद्धांत के चिंतक कौन कौन से। जॉन लॉक किस प्रकार सोचते हैं, जेरेमी बेंथम किस प्रकार सोचते हैं, एडम स्मिथ किसका समर्थन करते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल किसका समर्थन करते हैं, टी.एच. गिन किस प्रकार से समर्थन करते हैं। और इसी प्रकार से हमने देखा ये उदारवादी विचारधारा की परिभाषा एवं चिंतन। अब आगे हम उदारवादी सिद्धांत के विभिन्न चरण, पुरातनवादी, आधुनिक उदारवादी और नव उदारवादी, ये हम इसको दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।